सो हे गाइस, दिस इज प्रथमेश वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आपका वरदान बैच में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने पूरा बेसिक राउल्स लॉ, आइडियल सोल्यूशन क्या रहता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या रहता है और वो सब देखा था। तो सोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको पता ही होगा। तो 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, आज का तीसरा लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है सर? तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे रहते हैं, कितने टाइप्स के रहते हैं। हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बहुत ब्रीफली लेके जाएंगे, बहुत सरलता से पढ़ाएंगे, डेरिवेशंस आएंगे। अभी आपकी इंटरेस्टिंग मतलब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा चैप्टर में, क्योंकि ईजी कंसेप्ट है। पूरा चैप्टर ही पूरा इजी है, बहुत सरलता से। लोग तो आउट मार्क लेते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो स्टार्ट करें, आपकी इजाज़त है? लाइक तो कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। लाइक कीजिए फटाफट। आप लाइक किया कि नहीं? लाइक कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। कमेंट में बोलो सर लेट्स स्टार्ट, जैसे आईपीएल में रहता ना उस तरह बोलो लेट्स स्टार्ट। बोला स्टार्ट करें फिर? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या रहता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ लो, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड ही नहीं करती। ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड ही नहीं करती। तो देखो पढ़ते हम क्या है। तो द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूशन दैट डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन द सोल्यूशन एंड नॉट ऑन देयर नेचर। मतलब समझ रहे हो, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट, लेकिन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड होता है, लेकिन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड होता नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो क्या हो जाएगी फिर डेफिनेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की? The physical property that depends upon number of solute particles and does not depend upon number of solvent। 1 मिनट गाइस, थोड़ी नाक में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। ऑल ओके? तो सब ओके हो चुका है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा नाक में मतलब दर्द हो रहा था, तो सब ओके। तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन हम बोलेंगे क्या? The physical property of the solution that depends on number of solute particles and does not depend upon the nature of solute particle is called as colligative property। तो कितने टाइप ऑफ colligative properties है? There are 4 types। These are of 4 types लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? These are of, 1 मिनट, These are of 4 types। 4 types कौन से टाइप्स के हैं? एक है वेपर प्रेशर लोअरिंग, एक है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एक है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और एक है ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी आप यहाँ अलग नाम देखोगे और आगे की स्लाइड में अलग नाम देखोगे। ऐसा ही है ये चैप्टर में। मतलब कैसा? देखो वेपर प्रेशर लोअरिंग है ना इसमें, अगले स्लाइड में आप क्या देखेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इसका नाम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ही है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते बहुत लोग। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा भी बोल लेते हैं बहुत लोग। सच ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर ही कहते हैं। सही है ना? तो बड़े आगे चलो फटाफट पहला देख लेते हैं। सबसे पहले देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोल रहा मैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या रहता सर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? तो समझ लो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अभी आपको इतना पता है क्या? सबसे पहले बोलो, लास्ट लेक्चर रिवाइज किया कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लास्ट लेक्चर रिवाइज किया आपने? हाँ सर किया बोलेंगे, बहुत लोग बोलेंगे हाँ सर किया। तो फिर बताओ इसे क्या कहते हैं? ये जो पहला है इसे कहते तो भी क्या है? इसे कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कमेंट में लिखिए क्या कहते हैं इसे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सही है। और फिर इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ क्या? कमेंट में बताए। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो इसे बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। सही है, एकदम परफेक्ट, समझा फिर? और इसे क्या कहते हैं फिर? थोड़ा बताइए, इसे आज से ध्यान रखना। इसे क्या कहते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ लिखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सही है, एकदम परफेक्ट, समझ में आया फिर? तो ये नोटेशंस याद रखो, स्क्रीनशॉट निकालो इसका। निकाल लिया स्क्रीनशॉट? सही है। अभी देखो, अभी इसे इरेज करता हूँ और फिर से बता देता हूँ आपको कि कैसा क्या है। देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब क्या? डेल्टा पी।
is the difference between vapor pressure of pure solvent and vapor pressure of solution, and vapor pressure of solution is called as lowering of vapor pressure. समझ में आया क्या है फिर lowering of vapor pressure? It is defined as the difference between vapor pressure of pure solvent and vapor pressure of solution. सही है. फिर डेल्टा ऐसा याद रखना, डेल्टा पी इक्वल्स टू P10 माइनस P1, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन के बीच का डिफरेंस मतलब होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सही है, एकदम परफेक्ट. अभी एक चीज हमें यार देखनी है, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. क्या? राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. अब सर यहाँ क्या पढ़ा है फिर आपने? ये जो आपने पढ़ाया 2-3 दिनों पहले, 1 मिनट रुको, एक 2-3 पहले हमने क्या पढ़ाया था? राउल्ट्स लॉ. क्या पढ़ाया था? या देखो, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट. फॉर वोलाटाइल सोल्यूट क्या पढ़ा था? फॉर वोलाटाइल सोल्यूट पढ़ा था कि नहीं? आज का पढ़ रहे हैं हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. कॉन्सेप्ट एक ही जैसा, सब स्टेटमेंट का फॉर्मेशन भी एक ही जैसा, डेरिवेशन भी एक ही जैसा, लेकिन डेरिवेशन का प्रोडक्ट एक जैसा नहीं आएगा. जो हमने उसमें लिया था अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ P1 इक्वल्स टू P10x1, तो इसमें वो प्रूफ करना है हमें. तो देखो कैसे क्या प्रूफ करते हैं हम. तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं राउल्ट्स लॉ क्या है. क्या देखना है सबसे पहले? राउल्ट्स लॉ क्या है, किसके लिए? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. अंडरलाइन ही रखो, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. तो देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट is equal to the product of vapor pressure of pure solvent and its mole fraction. मतलब क्या? P1 equals to P10x1. P1 equals to P1 equals to P10x1. मतलब vapor pressure of solution containing non-volatile solute is equal to the product of vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fraction. तो ये कुछ हमें प्रूफ करना है, इसी के जैसा कुछ प्रूफ करना है. ये राउल्ट्स लॉ के हिसाब से है. सही है. तो क्या प्रूफ करना है हमें? डेल्टा पी इक्वल्स टू P10x1. क्या प्रूफ करना है? डेल्टा पी इक्वल्स टू P10x2 क्यू एंड इट्स मोल फ्रैक्शन. सही है. तो देखो कैसा क्या प्रूफ करेंगे हम. इसे ऐसा लिखा नहीं रख सकते क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप. ये भी रेस कर लेता हूँ सब, सिर्फ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट रखता हूँ. गाइस देखो, बाजू के घर में ना कुत्ता है, बहुत भौंकता है. जब मैं लेक्चर करता हूँ ना रिकॉर्ड, तभी भौंकता है. क्या पता क्यों भौंकता है. तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी. वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. सबसे पहले क्या? वही कंसीडर अ बाइनरी सोल्यूशन. क्या लिखना है यहाँ? क्या लिखेंगे हम? कंसीडर अ बाइनरी सोल्यूशन. कंसीडर अ बाइनरी सोल्यूशन. लेट P1 and P2 बी देयर वेपर प्रेशर. क्या बोलेंगे हम? लेट P1 and P2 बी द पार्शियल वेपर प्रेशर. क्या बोलेंगे? P1 and P2 बी द पार्शियल वेपर प्रेशर. तो यहां लिखेंगे लेट P1 and P2 बी द पार्शियल वेपर प्रेशर. P1 and P2 बी द पार्शियल वेपर प्रेशर. सही है. लेट P10 बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. क्या बोलेंगे? P10 बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. यहां लिखेंगे लेट P10 बी द वेपर प्रेशर ऑफ, ऐसा लिखता मैं, आप पूरा लिखना बेटा, एग्जाम में चलेगा नहीं. V.P वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट. सही है. उसके बाद क्या? x1 and x2 बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ, x1 and x2 बी देयर मोल फ्रैक्शन बोलेंगे. नहीं तो x1 बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x2 बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. ये बहुत लंबा हो जाएगा यार. हम तो आलसी इंसान है लिखने के लिए. हम मतलब मैं नहीं, आप. मैं तो लिख सकता हूँ, मेरी तो 12वीं हो चुकी है भाई. मैंने लिखा भी, अच्छे मार्क्स भी आए हैं. मार्क्स रिवील करूँगा कभी, मार्कशीट के साथ दिखाऊंगा आपको. तो चलो वो तो अलग बात हो चुकी है. तो हम बोलेंगे अभी इसी लेट में इसको घुमा देते हैं. नहीं, अगला लिख लेते हैं. मैं शॉर्टकट मारूंगा तो आपको भी शॉर्टकट मारने की आदत पड़ जाएगी. ऐसा नहीं करूँगा मैं. चलो, लेट x1 and x2 बी देयर मोल फ्रैक्शन. बी देयर मोल फ्रैक्शन. क्या? बी देयर मोल फ्रैक्शन. सही है. इतना हो गया. अभी बोलेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ. क्या?
अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। तो देखो कलर चेंज कर लेता हूँ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या है, P1 इक्वल्स टू P10x1, P1 इक्वल्स टू P10x1। सही है, इसे बॉक्स बना लेता हूँ ताकि समझ में आए आपको राउल्स लॉ क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। इतना हो गया। अभी हमें इतना तो पता है, ये लिख लेते हैं पहले, P1 इक्वल्स टू P10x1। सही है, इतना लिख लिया। अभी हमें ये तो पता है, वी नो, हमें क्या पता है सर, बताता हूँ ना, रुको ना, काहे टेंशन ले रहे हो। वी नो x1 प्लस एक्स2 इक्वल्स टू 1। x1 प्लस एक्स2 क्या है, 1। तो अगले स्लाइड पे देखते हैं, नहीं इसी स्लाइड पे देख लेते हैं एक चीज। देयरफॉर x1 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स2 लिख सकते हैं हम। x1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स2 लिख सकते हैं। सही है, तो बढ़ते हैं आगे। देखो अभी यहाँ फिर क्या आ जाएगा, फिर इसके हिसाब से P1 इक्वल्स टू P10x1, P1 इक्वल्स टू P10x1 है। तो P1 इक्वल्स टू P10x1 की जगह क्या लिखना है हमें, 1 माइनस एक्स2 लिखना है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स2। यह आ जाएगा P1 इक्वल्स टू P10 माइनस P10x2। सही है। अभी P10 x2 को इधर लाना है और P को इधर लाना है। कैसे क्या बताता हूँ, देखो P10 x2 इक्वल्स टू P10 माइनस P1 इक्वल्स टू P10 माइनस P1। और आज से दिमाग है ना, ये दिमाग इसके ऊपर नहीं लिखना, इसके ऊपर क्या लिखा है आप सबको पता है, इसके पीछे लिखना। इसके इधर लिखना है कि P10 माइनस P1 इक्वल्स टू डेल्टा P, P10 माइनस P1 इक्वल्स टू डेल्टा P। अच्छा सर ये याद रखना है क्या, अबे ऐसा मारूंगा ना बेटा, यही लिखा है देखो, डेल्टा P इक्वल्स टू P10 माइनस P1। क्या बेटे ध्यान नहीं दे रहे हो आप, इधर खांसी से मर रहा है आपका सर। तबीयत खराब है फिर भी पढ़ा रहे हैं बेटा, ऐसा मजाक मत कीजिए, सही से पढ़िए। और आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, डाउट से ज़्यादा तो फोकट के ही कमेंट रहते हैं, तो डाउट पूछा करो यार, एक दूसरे से भी पूछ सकते हो, वैसी बात नहीं है, कुछ का कुछ कमेंट मत करा करो। तो चलो कोई नहीं, जाने दो उनको, उनकी तो बर्बादी है। अभी देखते, देखो इतना हो गया। तो यहाँ क्या लिखना है, यहाँ लिखेंगे हम P10x2 इक्वल्स टू डेल्टा P। ये क्या क्या है, इक्वल्स टू डेल्टा P। सही है, इसे पलटा के लिखे, मतलब डेल्टा P इक्वल्स टू P10x2। दिस इज योर राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या ये है राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। सही है, एकदम परफेक्ट, समझ में आया आपको। क्या है ये फिर, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। सब कंप्लीट हो चुका है अपना, राउल्स लॉ भी देख लिया हमने। अभी क्या देखना है सर, रुको बताते हैं यार। ये देखो 2 स्लाइड छोड़ी थी लेकिन एक में ही हो गया, कोई नहीं। अभी देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देख लिया। अभी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या रहता है वो देख लेते हैं। सही है ना, समझ लो बेटा, बहुत इजी है, बहुत पूछा जाता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये जो है ना टर्म, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो समझ में आ गया आपको। नोटेशंस लिखना है दोस्त, एक जगह के पे आपको नोटेशन लिखना है, बिल्कुल एक A4 साइज का पेज, फुल स्केप पेज लेना है और उस पर सॉल्यूशन चैप्टर में के सब नोटेशंस लिखने हैं आपको, और आपकी मतलब स्टडी टेबल के सामने चिपका देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ नोटेशंस है। और अगर आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि हम फेमिलियर नहीं है सर इस नोटेशन से, तो लिखिए, रोज़ सुबह एक बार पढ़ लीजिए, ताकि ना चैप्टर ख़त्म होने तक ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग में बैठ जाएगा। ज़्यादा कुछ रोज़ रोज़ पढ़ना नहीं है पेपर ख़त्म होने तक,
चैप्टर खत्म होने तक पढ़ लिए, एक बार फेमिलियर हो गया ना हो तो फिर कहीं पे भी दिखा तो हम बोल सकते हैं हाँ सर P10 का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सही है ना। तो वो कुछ ध्यान में रखना है। जैसे देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अभी फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, नहीं तो अपने नोट्स लिखते समय बैक तो करते ही हो ना आप कि साथ साथ नोट्स बनाते हो। लेक्चर देखते समय नोट्स नहीं बनाने दोस्त, पहले एक टॉपिक, अभी देखो हमने राउल्स लॉ देख लिया, ये देखा ना राउल्स लॉ, तो ये एक टॉपिक हो गया खत्म। तो अभी राउल्स लॉ वापस जाइए, राउल्स लॉ को लिख लीजिए बुक में। अभी कैसे मैं पढ़ाता हूँ और आप कंटिन्यूसली लिख रहे हो तो आपका ना उधर मन है ना इधर मन है। तो मन है, पढ़ाई कर रहे हो आप, घर वालों को भी दिख रहा है, आपको भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन इट्स नॉट द करेक्ट वे टू स्टडी नो ब्रो। इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क यू विल नॉट स्टडी लाइक इट। आप ऐसा नहीं पढ़ोगे ना, सही है ना। तो चलो कोई नहीं, मेरा बताने का काम है, करना तो आपका काम है। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसे कहते हैं। मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, नहीं इरेज का ही करते हैं। देखो अभी हमने डेल्टा पी मतलब तो देखा है, डेल्टा पी का मतलब क्या है, P10 माइनस P1। डेल्टा पी मतलब क्या होता है, P10 माइनस P1। सही है। ये देखो ये इतना आ गया, डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो एज इट इज आ गया। तो वो क्या है, इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी एक बात पता है क्या आपको, ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपने निकाला, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है डेल्टा पी। क्या होता है, डेल्टा पी। इट इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये जो है डेल्टा पी अपॉन P10 +1 इक्वल्स टू x2। कैसे क्या सर, अब कैसे क्या बताना अगर रहा तो मैं बताऊंगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो अभी स्लाइड है कि मुझे देखने दो, स्लाइड तो नहीं है तो इसी स्लाइड पे दिखाना पड़ेगा आपको। तो चलो इसी स्लाइड पे दिखा लेता हूँ आपको कैसा क्या बनता है, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो हमें इतना पता है डेल्टा पी अपॉन P10, डेल्टा पी, एक मिनट रुकिए, कलर येलो ले लेता हूँ ना गाइस, अपना फेवरेट कलर। सर आप बोल रहे हो ये कैसे क्या आया, सही है ना, बोल रहे हो ना। देखो राउल्स लॉ के हिसाब से क्या है, राउल्स लॉ क्या बोलता है, P1 इक्वल्स टू P10 x1, P10 इक्वल्स टू P10 x1, बोलता है कि नहीं बोलता है, सही है सर बोलता है। x1 को लीजिए x2, P1 इक्वल्स टू P10 1 माइनस x2, हो गया। ये भी एकदम डीप में कैसे पढ़ाओ यार, एकदम डीप में हमने राउल्स लॉ में देखा ना। अभी देखो P10 माइनस P10 x2, अभी इसको उधर ला जाए, मतलब P10 x2 इक्वल्स टू P10 माइनस P1। हाँ यहाँ जीरो नहीं है ना, नहीं यहाँ है यहाँ नहीं है, एक मिनट, हाँ परफेक्ट P10, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, एक मिनट, हाँ यहाँ है गाइस P10 माइनस P1, सही है। अभी देखो ये क्या आ जाएगा, ये P10 x2, ये आ जाएगा डेल्टा पी, आ जाएगी कि नहीं डेल्टा पी। हमने देखा ना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो ये आ गया। अभी देखो इसे ऐसा लिखता हूँ मैं, इक्वल्स टू P10 x2, अभी डेल्टा पी अपॉन P10 इक्वल्स टू x2। और एक चीज बता देता हूँ आपको, मैंने एक्सप्लेन क्यों किया, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, शो दैट the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute। क्वेश्चन लिख लीजिए, और ये जो येलो में लिखा मैं, अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ P1 इक्वल्स टू P10 x1, और फिर x1 मतलब क्या 1 माइनस x2, और द रूटीन प्रोसेस, सही है ना। अगर नहीं समझा तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, कैसे क्या दिखाना सर, राउल्स लॉ पढ़े हो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, वही छाप देने का। दैट इज द करेक्ट आंसर, नो ब्रो, दैट इज ओनली द आंसर, क्योंकि आप देख ही सकते हो उसका आंसर ही वो है, सही है ना। वैसे थोड़ा नाक का प्रॉब्लम है, बहुत मतलब थोड़ा बीमार हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन नाक मतलब थोड़ा नोज प्रॉब्लम हो चुका है। तो कोई नहीं, हम लेक्चर तो लेने ही वाले। चलो ये देख लिया हमने, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देख लिया। अभी देखते हैं डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सोल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो एक चीज़ तो पता है हमें, वी नो, क्या होता है, वी नो
डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या, डेल्टा पी अपॉन P10 इक्वल्स टू x2। सही है, क्यों? अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसके हिसाब से? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के हिसाब से ये है। तो अभी देखो, एक चीज़ पता है आपको, मैंने यहाँ बताई थी आपको पहले सिंपल नोटेशंस में, सम इम्पोर्टेंट नोटेशंस में, कि x जो है x2 मोल फ्रैक्शन है किसका? ऑफ सोल्यूट। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? x2 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। जिसको नहीं पता है ना दोस्त, लिख लीजिए। N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, N2 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N1 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, N1 प्लस N2 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये x2 का हो गया। x1 का हो गया, x1 का क्या हो जाएगा? x1 इक्वल्स टू N1 आएगा यहाँ, x2 के लिए N2 आया ऊपर, x1 के लिए N1 ऊपर आएगा अपॉन N1 प्लस N2। डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। और इन दोनों को जब हम क्लब करेंगे, मतलब इन दोनों में से एक भी आपको पता है तो दूसरा कैसे निकाले? तो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। सही है, फॉर्मूला लिस्ट समझ में आ गई। इरेज कर रहा हूँ, फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। निकाल लिया? तो देखिए इरेज कर देता हूँ फटाफट। ऐसी जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इरेज कर लेता हूँ ना गाइस, तो थोड़ा सा रिवाइंड करके उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ताकि और सिर्फ निकाल के नहीं होना, लिखना भी चाहिए बुक में। हाँ, मेरे को दिख नहीं रहे हो ना गाइज आप, तो कमेंट के माध्यम से समझा करो कि हाँ सर हमने लिखा, बुक्स कंप्लीट है। थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा ना, आप भटकती आत्मा हो, आप 12th में गए, थोड़े से मतलब अलग तरीके के विचार आता है आपको। सही है ना? कोई नहीं, चलो ये आ गया। अभी हम क्या बोलेंगे? वी नो x2 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, N2 अपॉन N1 प्लस N2। समझ में आ गया? अभी क्या करना है सर? इतना तो कर लिया। एक चीज समझ लो, N1 इज ग्रेटर देन N2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्यों? अबे भाई, सॉल्वेंट कितनी मात्रा में रहता है रे? बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। सॉल्वेंट से तो कम मात्रा में रहता है ना। तो N2 ग्रेटर हुआ ना, मतलब हम क्या बोलेंगे हियर N1 इज ग्रेटर। 4 बार निकाल लेना, मतलब टेंशन ही नहीं। N2 बिकॉज वैल्यू ऑफ N1 इज मोर। सही है, वैल्यू ऑफ N1 इज मोर। तो अभी देखो, तो यहाँ के लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे x2 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे एक चीज हम, देयरफॉर N1 प्लस N2 इक्वल, ऐसा लिखना, ये इक्वल्स टू नहीं, ऐसा मतलब सिमिलरली टू N1 करस्पॉन्डिंग अप्रॉक्स। तो ये आ गया। अभी क्या करना है हमें, समझ लो। देयरफॉर वी कैन राइट इट एज, देयरफॉर मतलब सो वी कैन राइट इक्वेशन 1 देना इसको। सो वी कैन राइट इक्वेशन 1 एज, इक्वेशन 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा P अपॉन P10 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 लिख सकते हैं। N2 अपॉन N1, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। डब्बा बना लीजिए। बना लिया डब्बा, ये इक्वेशन 2। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या होता है देख लेते हैं। तो अभी हमें सॉल्यूशन बनाना है। सर कैसे क्या बनाना है? कुछ नहीं रे, रैंडम सॉल्यूशन बनाना है। प्रिपेयर स्पेलिंग रॉन्ग, कमेंट आ जाएंगे। प्रिपेयर अ सॉल्यूशन by mixing W2 gram of solute in W1 gram of solvent. Let M1 and M2 be their molar masses and
बी देयर मोलर मासेस एंड क्या है, बस एंड वैन कुछ नहीं लिखना। सही है, अभी समझ लो। हमारे पास N2 और N1 है, तो N2 का फॉर्मूला क्या रहता है, मतलब N का ही फॉर्मूला बोलते हैं W/M, मतलब मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, सही है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। तो ये चीज़ फॉर्मूला याद नहीं है, जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, लिख लीजिए एक जगह पे। नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, नहीं तो 11th के फर्स्ट चैप्टर में है, 11th रिपीट करना है, नहीं सर रिपीट तो नहीं करना, एक बार पढ़ लेंगे, हाँ वही करना पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये तो फिर N1 N2 तो पता है ना। और ये चीज़ क्या लिखी थी सर आपने, एक चीज़ समझ नहीं रही, रुको इसे इरेज कर लेता हूँ, निकाल लिया होगा स्क्रीनशॉट। क्या समझ में नहीं आया सर ये जो है W2 ग्राम और W1 ग्राम क्यों लिया, WW क्यों नहीं लिया? अरे W2 मतलब मास ऑफ सब्सटेंस दैट इज सोल्यूट, 2 मतलब सोल्यूट, 1 मतलब सॉल्वेंट। तो अभी क्लियर हो चुका होगा। तो अभी नाउ वी नो N इक्वल्स टू W/M, देयरफॉर ये नीचे लिखना है आपको, मेरे पास जगह नहीं है, मुझे पता है कम पढ़ने वाली है, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। और जगह है क्या? नहीं और नहीं है, देखो गाइस इतनी है, तो मुझे पता है कम होने वाली है जगह, इसलिए मैं आगे लिख रहा हूँ। देयरफॉर N1 इक्वल्स टू W1/M1 एंड N2 इक्वल्स टू W2/M2, सही है, W2/M2। तो ये कहाँ डालना है, पुट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में वैल्यूज डालना। इक्वेशन 2 क्या है, डेल्टा P/P10 इक्वल्स टू N2/N1, तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा P/P10 इक्वल्स टू N2 क्या है, N2 है W2/M2 इन अपॉन N1, अभी अपॉन N1 ऐसे लिखना है ना, W1/M1, सही है, परफेक्ट, W1/M1, अरे क्या है रे, W1/M1, सही है। अभी देखो, अभी इसे कैसे लिख सकते हैं हम, W2/M2 इंटू M1/W1, सही है, एकदम परफेक्ट। अभी देखो, अभी ये जगह हमें किसका निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना। क्या निकालना है हमें, डिटरमाइन मोलर मास ऑफ, मतलब ये निकालना है। तो भी कैसे, क्या देखो, सब सरलता से होगा। या लिखेंगे हम फाइनली डेल्टा P/P10 इक्वल्स टू W2/M2 इंटू M1 आ जाएगा यहाँ M1/W1, सही है। तो फाइनली हम इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको वो साइड लेके जाएंगे और डेल्टा P/P10 को इधर लाएंगे। कैसे, क्या देखो, ये फाइनली आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा M2 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा P10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जमता है ना गाइस, 12th में गए हो, अपने छोटे भाई बहन हो गए ना, भाई बहन 5वीं 6वीं में, उनको पूछना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, अगर आपको आता नहीं है वो ना 2-3 गालियाँ भी देंगे और सही समझा के देंगे। तो वो कैसा है ना, बच्चे ने समझाया और गालियाँ दी तो सही याद रहेगा आपको, आपका ही भला है उसमें, कुछ टेंशन मत लेना। ये देखो P10 आ गया, यहाँ डेल्टा P, और ये तो एज इट इज़ आ जाएगा W2/M2, M2 का आएगा रे, अब M2 नहीं आएगा, M2 तो उधर है ना, ये आ जाएगा फिर W1 इंटू M1। ये क्या हो गया, ये हो गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या हो गया दोस्त, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। किसके हिसाब से हमने डिटरमाइन किया, इट इज़ डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसके हिसाब से डिटरमाइन किया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इसमें देखना है आपको कि अगले इसमें देखना है। सर 30 मिनट का लेक्चर तो हो गया, ये करोगे तो 1 घंटे का तो हो ही जाएगा गाइस। तो 1 घंटे का मैंने बहुत लोगों से पूछा, तो नहीं सर 40 to 42 मिनट्स का मोस्ट मतलब सही है आज का लेक्चर, क्योंकि हमें तीनों सब्जेक्ट करने हैं और उस पुराने सब्जेक्ट की स्टडी भी करनी है, सही है। तो 30 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो आज का लेक्चर छोटा रहेगा, क्या पता कल का बड़ा भी रह सकता है, मतलब 40-45 मिनट का से ज़्यादा रह सकता है, 1 घंटे का भी रह सकता है। तो कोई नहीं, अगला लेक्चर ज़्यादा ले लेंगे, ये छोटा रहा तो चलो गाइस, मतलब ये देख लिया तो सही से ही पढ़ना, अभी रिवीजन मारना है आपको,
सॉल्यूशन चैप्टर का मतलब पहले से रिवीजन मारते आना है, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज तक। और आज का जो डेरिवेशंस पढ़ा है मैंने दो, एक राउल्ट्स लॉ और ये जो मोलर मास, तो ये आपको अलग पेज पे निकालने हैं, मतलब सब पढ़ तो लेना है, साथ ही साथ अलग पेज पे भी निकालने हैं। और जो पिछले लेक्चर में देखा था राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, उसको भी एक पेज पे निकालना है और बंच बनाना है डेरिवेशंस का, क्योंकि डेरिवेशंस 10-15 मार्क के तो आते ही है गाइस। तो बहुत बड़ा कंटेंट है, हमें जो सही सही 15 मार्क्स ला सकता है तो उसे काहे वेस्ट करे, सही है ना। इसी चैप्टर के नहीं बोल रहा मैं, जितने भी 12th में है सब चैप्टर मिला के, मतलब 6-7 चैप्टर ही है जिसमें डेरिवेशन है, 3-4 बोल सकते हैं आप, तो उसके डेरिवेशन आते हैं 15 मार्क के आते हैं। तो चलो कोई नहीं, पढ़ते रहो। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो शेयर कीजिए दोस्त। मिलते हैं ऐसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। गुड बाय।